हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय अगर देखा जाए तो भारत चीन, भारत नेपाल ऐसे विवाद बहुत ही अधिक जोरों पर है। डेली न्यूज़पेपर, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से अपडेट मिल रहा। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में या तीनों देशों भारत, नेपाल, चाइना के बीच बहने वाली जो नदियां हैं उसके कारण से सबसे अधिक विवाद हुआ है। जैसे गलवान घाटी में भारत चीन सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, चीन का हटीला रुख बरकरार है, तो वहीं भारत भी पूरी तैयारी के साथ बॉर्डर पर डटा हुआ है। चाइना आज पूरी तरह से घिरा हुआ है। जैसे अमेरिका, भारत, नेपाल, जापान, ऑस्ट्रेलिया समय समय पर देखा जाए तो चीन के ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगाते रहे। जैसे भारत सरकार ने अभी हाल ही में 59 चीनी ऐप को बैन किया। इसी तरह से कई और देश हैं। अमेरिका भी तैयारी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कई और प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है। भारत चीन के इन विवादों में नदी जल का बंटवारा एक बड़ा विवाद का कारण है। इसी के मध्य में भारत नेपाल सीमा विवाद भी शुरू हो गया है। नदियों को लेकर विवाद इसलिए गंभीर है क्योंकि तिब्बत से निकलने वाली नदियों को चीन अपनी मनमर्जी के अनुसार प्रयोग करता है। अगर हम भारत चीन सीमा विवाद को समझने की कोशिश करें तो कई ऐसे बातें हैं जो सीधे तौर पर दिखती तो नहीं है, लेकिन वे ही विवाद का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। चीन सीमा विवाद को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को पिछले 60 वर्षों में कई बार बदल चुका है। चीन की भू राजनीतिक स्थितियों में कई बड़ी गड़बड़ियां हैं, जिसके कारण से आए समय भारत और चीन के बीच में विवाद हो जाते हैं। औद्योगिक विकास के हिसाब से देखा जाए तो चीन का उत्तरी भाग संपन्न है और ज़्यादातर उद्योग धंधे इसी एरिया में है। लेकिन यहाँ पर पानी की संकट है क्योंकि चीन की ज़्यादातर प्रमुख नदियाँ दक्षिण के क्षेत्रों में हैं। वह भी तब जब तिब्बत के एक बड़े भाग को उससे अलग कर चीन के दक्षिण के क्षेत्रों के साथ जोड़ दिया गया है। तो इस मैप के माध्यम से समझा जाए कि कहाँ पे चाइना में पानी की कमी है और कहाँ पे अधिकता है। जैसे इस मैप में आपको समझना होगा कि अगर मैं डिवाइड कर दूं कि इसकी कौन सा दिशा है, जैसे ये आपका पूरब है, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो बताया गया है कि चाइना के देश में अगर देखा जाए तो उत्तर जो क्षेत्र है, जो उत्तर के राज्य है, वहाँ पे सबसे अधिक पानी की दिक्कत हो। तो ये वाला जो क्षेत्र पूरा आएगा, यहाँ पे पानी की सबसे अधिक चाइना में है क्योंकि इधर तो नदियाँ हैं। अगर पूरब साइड में देखी जाए बहुत ही अधिक समुद्र पूरा बना हुआ है, पूरी नदियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक उत्तर की ओर है। और दक्षिण की साइड में यहाँ पे आपका ये तिब्बत पड़ता है। तो तिब्बत की अधिकतर नदियों को उत्तर की ओर मोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। चीन देश की सेना पीपुल लिबरेशन आर्मी PLA के एक पूर्व सेना अधिकारी हैं जिन्होंने इसके बारे में डिटेल एनालिसिस लिया था। तो उनका नाम है ली लिंग ने 2005 में एक किताब लिखी थी जिसका शीर्षक था तिब्बत चीन को बचा लेगा। ऐसा आप अगर सुन रहे हैं तो आपको एक बार सोचने में हैरानी होगी कि तिब्बत चीन को बचा लेगा। अगर किसी छोटे देश के बारे में बात किया जाए, जैसे अगर ये कहा जाए कि चाइना इस देश को बचा लेगा तो सभी लोग मान सकते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि तिब्बत चीन को बचा लेगा तो ये एक सोचने का विषय है। ऐसा क्यों कहा गया? तो ये जो पूरा किताब है आप इसे पढ़ सकते हैं। इस किताब में दक्षिण से उत्तर में नदियों के बहाव की विस्तार से चर्चा की गई है। 1949 में माओ तसे तुंग की टिप्पणी भी आई थी। जो काम माओ तसे तुंग ने किया था 1949 के समय में, आज वही काम देखा जाए तो चीन में शी जिनपिंग अपने देश के साथ कर रहे हैं। इस टिप्पणी में माओ तसे तुंग ने कहा था कि जिस दिन हम तिब्बत में बहने वाली नदियों की धारा को उत्तर की ओर मोड़ने में सफल हो जाएंगे, उसी दिन चीन की तकदीर बदल जाएगी। इसके बाद 2006 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति ने साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट के 3 चरण के काम पूरे हो चुके हैं। चीन के सरकारी दस्तावेजों में इस बात की चर्चा की गई है कि केवल तिब्बत के जितने भी क्षेत्र इस समय चीन के कब्जे में हैं, अगर उतने से देखा जाए तो जल संकट के 1/4 समस्या चीन में पूरा करने की क्षमता रखते हैं। और अगर पूरे तिब्बत को चीन में एक साथ मिला दिया जाए तो चीन में जल संकट रहेगा ही नहीं। चाहे आप उत्तर के जो क्षेत्र में दिखाया कि जो सूखा एरिया जहाँ पे पानी की समस्या है, लेकिन सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र वहीं पे बने हुए हैं, तो वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर डोकलाम के बाद भारत ने चीन के जाल को कुतरना शुरू किया और करीब 10 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में छोटे छोटे कम से कम 15 जो बांध होते हैं, जिसे हम डैम के नाम से जानते हैं, वह भारत ने बनाया है, जिससे न केवल बिजली का उत्पादन होता है बल्कि पहाड़ी रास्तों का भी निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पर नदियों के बहाव और उसके उद्गम की चर्चा बहुत ही जरूरी है कि किस देश से कितनी नदियाँ निकलती हैं और कहाँ पे बहती हैं, कहाँ पे लास्ट में जाके इस तरह से समाप्त होती हैं। लगभग 55 नदियाँ तिब्बत के मुहाने से ही निकलती हैं
और एशिया के विभिन्न देशों की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। सबसे अधिक अगर नदियों को देखा जाए तो वह तिब्बत देश से निकलती हैं, जो इस समय चीन के कब्जे में है। इन नदियों में से ब्रह्मपुत्र और मेकांग नदियों की चर्चा बहुत ही जरूरी है करना। जैसे मेकांग नदी पूर्वी एशिया के देशों की ओर जाती है, तो ब्रह्मपुत्र भारत के पूर्वी राज्यों में या पूर्वी देशों में जाती है। लगभग 2880 किलोमीटर लंबी यात्रा में ब्रह्मपुत्र देखा जाए तो यहाँ से देखा जाए, ये पूरी जो लाइन वाले जो पीली लाइन है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक का देखा जाए चाइना में पूरा कितना इसकी लंबाई है, तो 1625 किलोमीटर की दूरी है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग तांसगपो के नाम से जाना जाता है। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो भारत में ये आके लगभग 918 किलोमीटर तय करती है। भारत में तय करती है तो भारत में इसी नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जाना जाता है। और जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ पे बांग्लादेश में लगभग 337 किलोमीटर ये तय करती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है जानते हैं। लेकिन बांग्लादेश में इसी नदी को मेघना के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक बातें स्पष्ट हो गई होंगी कि एक ही नदी है, लेकिन जिस देश में बहती है उसका अलग नाम, अगले दूसरे देश में प्रवेश करती है तो उसका अलग नाम। ऐसा ही आप गंगा का भी देख सकते हैं, जितने देशों में बहती है उतने अलग अलग नाम होते हैं। अगर इतिहास को पलट कर देखा जाए तो 1949 में जब कम्युनिस्ट की स्थापना हो रही थी चीन में, तो उस समय चीन में टोटल कुल बांधों जो डैम है उसकी संख्या को देखा जाए तो मात्र 22 ही डैम थे चीन देश में। लेकिन पिछले वर्ष जारी 2019 तक के डाटा के अनुसार देखा जाए तो चीन में इस समय 87,000 से अधिक डैम बन चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो पिछले 70 वर्षों में तो प्रतिदिन एक नया बांध बनकर तैयार हो जाता है चीन देश में। पिछले 40 वर्षों में नई आर्थिक व्यवस्था के तहत कई बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं। चीन की सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसके कारण से लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों का विस्थापन भी किया गया है एक स्थान से दूसरे स्थान, क्योंकि जब डैम बनता है तो बहुत ही ऊंचा बनाया जाता है, जिसके कारण से आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनको खाली कराना पड़ता है, क्योंकि आने वाले बरसात के समय में या मान लीजिए कि डैम अगर टूट जाता है, कुछ भी उसमें दिक्कत होती है, तो वहाँ पे बाढ़ की समस्या, इसके कारण से करीब 5 से 6 करोड़ लोगों को विस्थापन किया गया है। चीन ने आखिरकार यह स्थिति क्यों और कैसे पैदा की, यह समझना दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि चीन अंतर्राष्ट्रीय नदी समझौते की बात नहीं मानता है। क्योंकि नदियों को लेकर चीन किसी भी देश के साथ कोई भी सफल संधि आज तक किया ही नहीं है। इसीलिए ऐसे जो नियम कानून होते हैं, कोई भी देश पे दबाव बनाना होता है तो वह नदियों के जल को रोक देता है, जिसके कारण से उस देश में सबसे अधिक समस्याएं हो जाती हैं। और इसी का फायदा चीन समय समय पर उठाता रहता है। तिब्बत की बर्फीली पहाड़ियों से जो नदियां निकलती हैं वे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से गुजरती हैं। और एक आंकड़े के अनुसार ये भी बताया गया है कि 35 से 40% अगर देखा जाए तो लोगों को स्वच्छ पानी तिब्बत के ग्लेशियर से ही प्राप्त होता है। पर अब चीन ने विकास के नाम पर नदियों के बहाव को मोड़ना शुरू कर दिया है। जो दक्षिण में नदियां हैं उसको उत्तर की दिशा में मोड़ना शुरू कर दिया है और बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़े कर दिए हैं। और परमाणु जो कचरा घर है वह भी नदियों के किनारे चाइना ने बनाना शुरू कर दिया। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद से चीन नदियों के उद्गम स्थल का मालिक बन गया। उसके बाद नदियां नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। इस तरह नदियों के मामले में भारत चीन की मेहरबानी पर जिंदा है। आप सभी को जानकारी होगी कि भारत ने चीन के साथ 2002 में एक समझौता किया था, जिसके तहत ब्रह्मपुत्र के बहाव पर 15 मई से लेकर 15 अक्टूबर तक निरंतर आंकड़ों का आदान प्रदान करते रहने की बात की गई थी। लेकिन चीन ने इस संधि का पालन नहीं किया। अगर ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव और जल स्तर की बारीकी से अध्ययन करें तो हमें जानकारी मिलेगी चीन द्वारा बनाए गए बांधों की वजह से ब्रह्मपुत्र का केवल 35% पानी ही भारत में प्रवेश करता है। शेष पानी तो ब्रह्मपुत्र की सहयोगी नदियों के हैं, जिनका उद्गम भारत में ही मिलता है। जैसे ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसकी महत्वपूर्ण नदियों जैसे लोहित, दिबांग और दिहांग उसके साथ जुड़ जाती हैं। भारत को इस बात का डर है कि जिस तरीके से चीन बांधों के जरिए ब्रह्मपुत्र की धारा को बाधित कर रहा है, उससे भारत के 3 राज्यों में दिक्कत आ रही है। अभी प्रेजेंट टाइम में चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है। दलाई लामा से लेकर तवांग तक को चीन अपने टेढ़ी नज़रों से देखता रहा है। और आप देख रहे हैं कि कितने वर्षों से दलाई लामा भारत में आके रुके हुए हैं, क्योंकि चीन के विकास की धारा तिब्बत के ग्लेशियर से ही निकलती है।
चीनी नेता माओ त्से-तुंग ने एक बार कहा था कि तिब्बत चीन के लिए न केवल दंत श्रृंखला है बल्कि तिजोरी का खजाना भी है, और इसी के कारण से चीन तिब्बत के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होने की कोशिश कर रहा है और उसको पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक ने माना था कि जो देश तिब्बत की पहाड़ियों पर कब्जा कर लेगा वही एशिया पर राज करेगा, और जिसके हाथों में एशिया की कमान होगी वह दुनिया का बादशाह होगा। अब बात बादशाही की है तो चीन एशिया में शक्तियों को बांटने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है कि थोड़ा आप ले लीजिए, थोड़ा आप हिस्सा ले लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और भारत के पास भी कोई विकल्प नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर पाए कि जिससे वो चीन को टक्कर दे पाए। चीन के उद्योग आज भी कोयले पर निर्भर है। चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बाद भी सबसे बड़ा आयातक देश है। ये आप सभी के लिए बहुत ही ऐसे जो जीके के पॉइंट हैं वो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे पॉइंट है। चीन तेल और गैस का भी सबसे बड़ा आयातक देश है। हरित ऊर्जा में चीन देखा जाए तो 250 गीगावाट ऊर्जा पानी से ही तैयार कर लेता है। इसलिए नदियों की चीन की चुप्पी पहले की ही तरह बनी हो। कोई भी समझौता किसी भी देश के साथ चीन नदी को लेकर कभी नहीं करता है। भारत को चीन के साथ एक निर्णायक स्थिति में पहुंचना ही होगा। चीन युद्ध का माहौल बना रहा है। जिस तरह से इस समय देखा जाए कि दोनों देशों के बीच में बहुत ही अधिक तनाव बढ़ चुका है, दोनों देशों की ओर से कार्रवाइयां हो रही हैं। कारण तो कई हैं, लेकिन सबसे जरूरी तो नदियों को लेकर है, जिसे भारतीय विदेश नीति ने कोई वैल्यू नहीं दी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश व नेपाल के साथ तो नदियों को लेकर भारत संधि करता रहा है, लेकिन चीन भारत के लिए म्यांमार, नेपाल और भूटान में नदियों के बहाव को रोकता रहा है। सबसे अहम मसला तिब्बत की नीति को लेकर है। क्या भारत चीन से यह कह सकता है कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग नहीं है? ये प्रश्न है। अब देखना तो ये है कि नदियों को लेकर जो सीमा विवाद दोनों देशों के बीच शुरू हुआ है वह बातचीत से खत्म होगा, या युद्ध के हालात जिस तरह से बॉर्डर पर बने हुए हैं, इधर से कार्रवाई उधर से कार्रवाई, दोनों देशों का व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, न इधर से कोई सामान जा रहा न ही उधर से आ रहा, तो ऐसा कब तक होगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर देखा जाए, जैसे हमने बात किया कि भारत और चीन के बीच नदियों के कारण से ही सबसे अधिक विवाद होता है, उसी तरह से अगर कितना देखा जाए कि भारत और नेपाल के बीच में नदियों को लेकर कितने अधिक विवाद होते हैं। आधिकारिक स्तर पर देखा जाए तो भारत नेपाल के मध्य जल सहयोग का एक सुखद इतिहास ही नहीं रहा है। समय समय पर विवाद, अब देखिए बरसात का समय आ गया, अब अधिकतर बाढ़ दोनों ही देशों में देखा जाए तो आएंगी, तो ऐसे में दोनों देशों के बीच में और तनाव बढ़ जाएगा। तो ये नई बात नहीं है। जैसे कोसी, गंडकी, करनाली या जिसे हम महाकाली नदी भी कहते हैं, जैसी प्रमुख नदियों पर अनिवार्य रूप से बड़े बड़े जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं के लिए बांध बनाकर या बैराज के लिए समझौते किए गए हैं दोनों देशों के बीच में। कोसी बैराज को छोड़कर कोई भी परियोजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। यह भी एक समस्या है, या इस कह सकते हैं कि इसके कारण से भी विवाद होता रहता है। छोटी छोटी नदियों की भी अनदेखी की गई है दोनों देशों की सरकारों के माध्यम से। यदि आप सभी नदियों, नालों और झरनों की गिनती करें कि भारत और नेपाल के बीच में बहने वाली कितनी ऐसी नदियां हैं, नाले हैं और झरने कितनी हैं, तो आपको कम से कम 6000 ऐसे मिल जाएंगे जिसमें नदी होगा, नाले और झरनों की संख्या होगी। इस तरह अगर चीन व नेपाल से आने वाली नदियों को देखा जाए तो करीब 63 करोड़ लोग, चाहे ये नेपाल के हो, भूटान, भारत, बांग्लादेश व अन्य देशों के हो, इस जल पर निर्भर रहते हैं। भारत और नेपाल के मध्य भी विवाद का कारण नदियां ही हैं, क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार भारत और नेपाल के मध्य लगभग 98% बॉर्डर का निर्धारण का कार्य जो इस तरह से जो सीमा का निर्धारण करती हैं जो संस्थाएं हैं वो पूरा हो चुका है। लेकिन सिर्फ 2% में नदी, पहाड़ व बर्फ के एरिया हैं, और यही 2% निर्धारण पिछले 4 से 5 वर्षों से रुका पड़ा है। वहीं समय समय पर भारत नेपाल के मध्य नदियों के ऊपर बने बांध को लेकर भी विवाद रहता है। जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि लाल बकैया नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है, उसको लेकर विवाद हो गया, जबकि 99% काम इस लाल बकैया जो नदी पर बनाया जा रहा बांध उसका काम हो चुका है। इसका विवाद का कारण ये बताया गया कि यहाँ पे जो फाटक होता है, जो पानी को छोड़ा जाता है कि कितना छोड़ा जाएगा या कितना नहीं, जिसे हम चैनल के नाम से भी जानते हैं, उसको न बनाने के कारण से इसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। ऐसे ही और विवाद के कारण बनते हैं किसी भी देश के लिए, चाहे वो भारत हो, चीन हो, नेपाल हो या कोई भी देश हो दुनिया में, ऐसे छोटे छोटे मुद्दे ही आगे चलकर बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण से आपसी जो पड़ोसी का जो रिश्ता होता है, पड़ोसी का रिश्ता दुश्मनी का रिश्ता हो जाता है। तो ऐसे में
इन मुद्दों को सुलझाना दोनों देशों की समस्या या दोनों देशों की सरकार को चाहिए, चाहे वो भारत देश हो, नेपाल देश हो या चीन देश हो। इसी प्रकार से बने रहिए, जल्दी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आऊँगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।